अंदर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो पोक्सो एक्ट के और दूसरे जो अपराध हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे भी इसके कुछ कारण है, उन पर भी हमें मंथन करना चाहिए। मुझे ध्यान है जब ये पोक्सो एक्ट की कंसेप्ट आई थी कि अलग से पोक्सो कोर्ट होने चाहिए, उस समय राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण जयपुर में मैं पोस्टेड था और उस समय लगभग मैंने जो आंकड़ा निकाला था लगभग 5,700 के करीब केसेस पेंडिंग थे। उस समय सोचा गया कि हमारे यहाँ करीब 45 के करीब जो है स्पेशल पोक्सो कोर्ट होने चाहिए और उस संदर्भ में एक स्पेशल रिट पिटीशन भी ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर में जो दायर की गई थी, राजस्थान की तरफ से दायर की गई थी और उस समय मुझे ही प्रभारी बनाया गया था। उस दौरान जस्टिस MM भंडारी साहब ने सरकार से बातचीत की उस रिट पिटीशन के पेंडिंग रहने के दौरान ही, और फिर सरकार ने जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया कि राज्य में चूंकि पोक्सो एक्ट के बहुत सारे मामले हैं इसलिए बहुत सारे पोक्सो एक्ट कोर्ट खोलने चाहिए। अल्टीमेटली 55-57 के करीब जो है पोक्सो कोर्ट खोल दिए गए। लगभग अभी अगर हम देखें तो ये सारे कोर्ट काम कर रहे हैं। लगभग दो चार कोर्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि एडिशनल चार्ज है, अदरवाइज सब जगह जो है लगभग कोर्ट भरे भी नहीं। वहाँ पर डिस्पोजल भी प्राप्त रूप से होता रहा। उसके बाद भी जो है अगर हम आज देखें, अभी आंकड़ा शायद आप सबको बताया गया होगा, जब मैं कुछ समय पहले राजस्थान में हाईकोर्ट में था तो मेरे सामने वो आंकड़े पेश हुए थे तो मैंने देखा था कि 8,700 के करीब केसेज हो गए। यानी कि सारी कोर्ट काम कर रही है, उसके बाद भी मुकदमों की संख्या जो बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आए थे कि इन केसेज को स्पीड ऑफ डिस्पोजल करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल इनकी मॉनिटरिंग की जाए। फिर उन्होंने चीफ साहब ने जो थी कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस विजय बिश्नोई साहब को इंचार्ज बनाया था और मुझे नोडल अधिकारी बनाया गया था। तो हमने सारे राजस्थान में जितने भी केसेस थे पोक्सो केसेस उनके बारे में हमने रिपोर्ट मंगवाई थी और रिपोर्ट मंगवाने के बाद उन केसेस की मॉनिटरिंग करनी शुरू की। तो हमने कहा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें मुलजिम पर चार्ज ही नहीं लगाया गया लंबे समय हो चुका था, और बहुत सारे मामले ऐसे थे जिसमें चार्ज लग गया था परंतु विक्टिम के बयान नहीं होते। जब विक्टिम के बयान लेट होते हैं या चार्ज लेट लगता है तो फिर अल्टीमेटली उसका लाभ अभियुक्त को ही मिलता है और फिर ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। उनकी मॉनिटरिंग करके सभी कोर्टों को स्पेसिफिक जो केसेस थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको डायरेक्शन दिया गया कि इन केसेज में आप जल्दी से जल्दी चार्ज फ्रेम करें और चार्ज फ्रेम करने के बाद विक्टिम के बयान जो है वो लेकर करें। और उसके बाद से भी तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है और अपराधों की संख्या जो मुझे लग रहा है आंकड़े जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे हमारी मशीनरी काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अपराधों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। शायद पहले भी इतने अपराध रहे होंगे, उनके बारे में किसी जागरूकता नहीं थी, मुकदमे नहीं आते थे, परंतु अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो इनके बारे में इस तरह के मामलों के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। परंतु मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नैतिक शिक्षा की कमी है, कुछ संस्कारों की कमी है, शायद इसलिए ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति रही है उसमें हम सर्वत्र जो है नारी का सम्मान करते रहे, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत हमारा रहा है। और इवन ये जो अपराध है इसमें देखा गया है कि जो अभियुक्त है और जो विक्टिम है वो ज्यादातर जो एक ही परिवार के होते हैं और ज्यादातर जो ऑफेंडर्स हैं वो बाहर के बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर जो परिवार के सदस्यगण मिलेंगे। परिवार के सदस्यगण, भाई, पिता, इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अक्यूज जो है वो क्लोज रिलेटिव है। इसके पीछे मुझे लग रहा है कि कुछ संस्कारों की कमी है, हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं किया जा रहा है और शिक्षा में जब इन संस्कारों की कमी होती है तो फिर जो एक अपराधी है वो एक स्त्री को माँ के रूप में नहीं देखता, बहन के रूप में नहीं देखता, मतलब उसको वो संस्कार क्योंकि उसमें नहीं है इसलिए वो उसको एक विक्टिम के रूप में ही देखता है और अपराध करित करता है। दूसरी तरफ जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें इस तरह के कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट काम कर रही है कि उससे इन अपराधों को बढ़ावा मिलता है। जब इस तरह कोई मूवी बच्चा कोई देखता है, कुछ और देखता है तो वो देखता है कि उस अपराधी ने ऐसे अपराध किया, उसको देख करके वो अपराध करना ही सीखता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े अपराध हुए हैं उनमें जब उसको पकड़ा गया, पूछा गया कि कैसे किया तो उसने कहा मैंने तो इस मूवी में देखा था, उसको करके उसको फॉलो करता है।
तो इन अपराधों को हम मशीनरी वगैरह काम करती रहेगी। अब जो जिन्होंने अपराध किए हैं उनके लिए बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें 20-20 साल की सजा भी हो रही है, शायद उससे बड़ी सजाएं भी हो रही है, सजाएं मौत भी हो रही है, परंतु फिर भी जो है अपराध रुक नहीं रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूलों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो नैतिक शिक्षा हमारी रही है प्राचीन संस्कृति कि एक नारी में जो है वो माँ का रूप देखे, बहन का रूप देखे, उसको पवित्र भाव से ही देखे। एक बहुत अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। जब भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर के तीर मारा था, तो बाली यही कहता है, जब सामने आते हैं राम जी, तो वो यही कहता है कि मेरी क्या गलती है मर्यादा पुरुषोत्तम, कि आपने सुग्रीव के साथ मिलकर के और मेरा वध क्यों किया, मुझे बाण क्यों मारा। तो वो कहते हैं कि भगवान राम से यही कहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा अपराध है यही है कि आपने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में बंदी बनाया और उसको अपनी पत्नी की तरह से उसको रखा। जबकि वो बताते हैं कि जो भाई की पत्नी है, या कुछ उदाहरण देते हैं वो कि बहन है, माता है, गुरु माता है, ये सब जो हमारी माताओं की तरह से ही होती है, और जो इनकी तरफ कुदृष्टि से देखता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं है। तो ये जो हमारी संस्कृति रही है, अगर प्राचीन संस्कृति, ये संस्कार जो है शिक्षा के माध्यम से सब बच्चों तक पहुंचे, तो इन अपराधों को, जो जिन भावनाओं से के साथ अपराध जन्म लेते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। एक तो मैं ये निवेदन कर रहा। दूसरा, जैसे ये चल रहा है हमारा कि लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो पोक्सो एक्ट में भी अगर हम देखें तो जब बच्चा आता है तो सबसे पहले तो उसके मन में यही होता है कि कोर्ट का माहौल उसको डरावना सा लगता है, उसके लिए सूटेबल सा भी नहीं लगता उसको। तो जैसे विटनेस रूम बनाए हुए हैं, जहां पर विटनेस को कोर्ट में पेश करने से पहले उसको कंफर्टेबल किया जाता है, उससे पूरी बात आराम से पूछी जाती है कि भाई हाँ क्या हुआ था, उसको थोड़ा सा अभ्यास करा दीजिए, एक पूर्व अभ्यास करा दीजिए। कोर्ट में जाकर के डायरेक्ट वो बयान देता है तो उससे कई बार कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता और सही तरह से प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाता, और अल्टीमेटली उसके मुंह से अगर कोई गलत बात निकल जाए तो उसका लाभ अभियुक्त को ही मिलता है। जब साक्ष्य का विश्लेषण होता है बहस अंतिम के समय, तो एक एक शब्द का बड़ी बड़ी गुड व्याख्या होती है कि सब इसमें ये कहा है, इसमें ये शब्द कहा है कि मैं तो उस समय बेहोश हो गया था। फिर वो व्याख्या करते हैं वकील साहब की बेहोश हो गया था, साहब इसको पता ही नहीं किसने अपराध किया, क्या किया, अगर पहचानता है या नहीं पहचानता है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कई बार उससे पूछा जाता है तो ये घटना किसने बताई, हालांकि उसके साथ खुद के साथ घटित हुई होती है, फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बताओ आपको इसके बारे में किसने बताया, तो वो कोई देखो नाम ले लेते हैं मुझे इसने बताया, तो वो जो एविडेंस है उसकी बाद में उसकी एविडेंस को इस तरह से व्याख्या की जाती है कि साहब इसके साथ तो अपराध हुआ ही नहीं, ये तो हीरसे एविडेंस है, ये कह रहे हैं कि मुझे घटना के बारे में इसने बताया, यद्यपि वो पहले सारी बात बता चुका है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा अपराध किया, मुझे लेके गया, फिर ये अपराध किया। और बाद में क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में एक शब्द ऐसा आ गया तुझे किसने बताया, उससे पूछा गया इस घटना के बारे में किसने बताया, तो वो कह देता मुझे माँ ने बताया, किसी ने बताया, तो वो फिर उसको इस तरह से एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सब रिप्यूटेड विटनेस है, इसको तो बताया गया है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये हीरसे एविडेंस है या बनावटी गवाह है, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो जो विटनेस रूम है उसमें पहले उससे बैठ करके एविडेंस के बारे में उसको पूरी बताया जाए, प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया जाए, तो कोर्ट में आकर के सही बयान वो दे सकता है। और जब की तरफ से एडवोकेट जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट लीगल कमेटी जयपुर जोधपुर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसके अपने 49 जजेज भी बना रखे हैं। हर उन पर ये कि बच्चे का जब एक बार उससे कांटेक्ट हो जाता है तो वो उसको कंटिन्यूसली बच्चे को वॉच करते हैं। इस तरह से हम जब वॉच करते हैं तो बच्चा घबरा जाता है और घबरा करके वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जिसका यूज करना चाहिए उसी का मिसयूज कर देता है। ऐसा ही एक घटना मैं आपको बताती हूँ बहुत शॉर्ट में। ये एक केस आया था जिसके अंदर बच्चा 8th स्टैंडर्ड का था, वो वीडियो गेम्स खेलता था। एक दिन जब वीडियो गेम्स के अंतर्गत वो खेल रहा था, उसका कांटेक्ट किसी और से हो गया। वो जो गेम खेलता था वो गेम अंडर एज के बच्चों के लिए नहीं था, पर बच्चा एज उसकी ज़्यादा बता करके गेम खेलता था। अब एक बार इन्वेस्टिगेशन हुआ किसी केस का, पर्टिकुलर केस का, तो वहाँ पे जब IP एड्रेस नोट हुआ तो वो उस बच्चे के घर पे गए। वहाँ जाकर के जो टीम मेंबर थे वो एकदम सरप्राइज रह गए और शॉकिंग आ गए
कि अरे ये घर तो उसी बच्चे का है जो वीडियो गेम खेलता है। जब वहां जाकर के उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उनके हाथ में पहले तो हथकड़ियां थी कि भाई कोई बड़ा पर्सन होगा, लेकिन जब वो बच्चा निकला तो उनको बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। उन्होंने ये चीज़ नोट की कि छोटा सा बच्चा जो भी 8th स्टैंडर्ड का है, वो बच्चा आज इंटरनेशनल क्रिमिनल गेम्स के साथ में ज्वाइन हो चुका है। अब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल गेम्स खेलते खेलते वो इंटरनेशनल क्रिमिनल गेम उसका जो पूरी टीम है उसका मेंबर बन गया है। और अब सबसे बड़ी हम लोगों के लिए सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड का है, मात्र 8वीं क्लास का बच्चा है, वो अभी सजा नहीं पाएगा। वो सजा कब पाएगा और उसका भविष्य क्या होगा? तो मेरा बस एक ही अनुरोध है इस संबंध में कि सब अपने अपने बच्चे को कंट्रोल करें और सिखाएं पेरेंट्स को कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि बच्चा इस तरह से गेम्स के अंदर नहीं फंसे। थैंक यू। आदरणीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जज साहब, नमस्ते सर। यूनिसेफ से निराला जी, संजय जी, उनके साथ पधारे हुए अंकुश जी, शायद नाम पूरा नहीं ध्यान है मुझे, और भी RIHR से, कोटा सिंह लॉ फर्म से, और सबसे बड़ी बात मेरे लॉ गुरु, मेरे JJB के साथी रेस्पेक्टेड राजेंद्र जी सर, आज की विजय जी सर, स्पेशली क्योंकि विजय जी हमेशा कोई न कोई है ना ऐसे बच्चों से रिलेटेड कार्यक्रम करते रहते हैं, मुद्दा छेड़ते रहते हैं, और उनका दर्द हर मीटिंग के अंदर सामने आ ही जाता है कि वो पिछले कई सालों से बच्चों के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सारे एडवोकेट साथी जितने भी, मैंने लॉ किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन आप सबके साथ रहती हूँ इसलिए सारे मेरे एडवोकेट भाई बहनें और जो भी NGO से और सारे साथी वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहा है, समय भी कम का और अनुभव भी नहीं कहा है बोलने के लिए। लेकिन बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई में वकालत के द्वारा कैसे उनको उनके राइट्स, उनके अधिकारों के लिए हम उन्हें कैसे दृढ़ बना सकते हैं, उन बच्चों की मानसिकता, क्योंकि पूरे विषय में हम बात करते हैं, सारी बात निकल के आई है मेंटल हेल्थ पे। हम उन बच्चों का मेंटल हेल्थ कैसे इतना स्ट्रॉन्ग करें हमारी वकालत के द्वारा, हमारी काउंसलिंग के द्वारा और हमारी सहभागिता के द्वारा, ताकि जिस मिशन के अंदर यूनिसेफ से लेके हर एक छोटे पड़ाव तक जो बच्चों से क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं किसी न किसी रूप के अंदर, वो सारे उन बच्चों को न्याय दिलाने में, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनकी मानसिकता को प्रबल करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कानून, बहुत सारी बात के बाद में निकल के क्या आता है, JJ एक्ट क्या कह रहा है, बच्चे की भलाई, बच्चे की मानसिकता कहीं पे भी हर्ट नहीं हो। जज साहब ने भी जैसे हमें बताया था कि बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट आ रहा है या बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है, उन सारे मुद्दों पे भी बात सुनी थी हमने। मेरा एक छोटा सा, सर टाइम ले लूं 2 मिनट का, एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी मैं। जैसे एक संजय सर ने एक स्टोरी बताई थी, हमारे JJB में ही रहते हुए हमारे ही साथ, हमारे ही सामने हुई थी, जिस बालक की बात कर रहे थे, जिस बालक की साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि 2 अलग धर्म के बच्चों ने जो एक पलायन किया था, जिन परिस्थितियों में किया था, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा होता है कि वो किन परिस्थितियों में आए, पेरेंट्स की वजह से आए या वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी पारिवारिक, उन वजहों से बच्चे दोनों पलायन करके अगर चले गए, और जो ही उन्हें पता लगा, पता क्या लगे, उन्हें पता ही था कानून, इसीलिए उन्होंने पलायन किया था। लेकिन सिर्फ पलायन करने से उनकी जो जेब खाली हुई या पैसों की व्यवस्था खत्म हुई, वो रह नहीं पाए और वापस कहीं न कहीं पकड़े गए। और उसके बाद जो कहानी बदली थी, उस बच्चे की जो मानसिकता हुई थी उसने 5 बार अटेम्प्ट किया था उसी होम के अंदर, जिसमें रात को 2 बजे उस बच्चे के मुंह से कांच के जो एक दाने मैंने भी निकाले थे, जब उस बच्चे ने मरने की कोशिश की थी और उसको हॉस्पिटल में ही लेके गई थी। अधीक्षक बाद में या बाकी को बाद में हम कब बताएं, कानून के पर्चे कब भरे, उससे पहले मेरा घर जस्ट पास में था, फोन आते ही मैं उस बच्चे को लेके गई थी। तो उस बच्चे की जो साइकोलॉजी थी कि वो किस पीड़ा से निकला था, और जब हम दोनों मेंबर ने एक सोच बनाई थी कि इस बच्चे को इस विचारधारा से कैसे बाहर निकालना है,
जो बच्चा इस हद तक चला गया था कि बस मुझे जीना ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, और उस बच्चे को एक है ना बैड हिस्ट्री से गुड हिस्ट्री के लंबे सफर में एक एक पल को हमने दिया, तो वो पल हमें है ना आज भी बताते हैं कि एक बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या होती है। उसको अगर हम जान ले तो हमारी वकालत के द्वारा आज का जो ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर सभी के साथ मिलके वर्कशॉप किया वो सार्थक हो जाएगा। सभी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी आज की इस वर्कशॉप के लिए, और चाय और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगी। समय की सीमा बता रही है कि मैं अपनी बात को ही विराम दूं, लेकिन एक संकल्प लेके जाएंगे कि एक विचारधारा के साथ में हम न्याय व्यवस्था के द्वारा बच्चों को कैसे हम उनके अधिकारों की रक्षा में हमारा साथ निभाएंगे और कैसे उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारे अनुभव है, हर अनुभव बोल रहा है कि मुझे भी शेयर करो, लेकिन समय नहीं है। थैंक्स सरकार और मेरे गुरुजी का विशेष धन्यवाद, उन्होंने जेजे एक्ट में मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान देने का, आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। थैंक्स। और जैसा कि मैम ने बताया तो मैं भी गांव से हूँ और वैसे स्कूलिंग मेरी सिटी में हुई है केवी से। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है नेगेटिव एग्जाम्पल, वो लोगों के बीच लड़कियों को लेके जल्दी बढ़ते हैं कि भाई जैसे कि कोई हो जाए एक आधा केस भी कि अगर कोई भाग गया या ऐसे कोई, तो उसके चक्कर में काफी दूसरी लड़कियों की भी पढ़ाई रोक दी जाती है। और हमारी कम्युनिटी में जैसे चाइल्ड मैरिज का है, ये ड्रग एडिक्शन का काफी रहती है चीजें। तो मैं इस फील्ड में मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ। तो फलौदी में मैंने अभी प्रैक्टिस में स्टार्ट की है। तो मुझे अभी जैसा कि पता चला कि यहाँ दूसरा दशक करके एनजीओ है, वहाँ से भी आए हैं, तो मैं इनसे भी कांटेक्ट करूँगी। और जो दूसरे स्कूल्स वगैरह भी हैं तो वहाँ पे भी जाके बच्चों को अवेयर करना, और जिनकी ऐसी कोई चाइल्ड मैरिज रिगार्डिंग या ड्रग एडिक्शन से बच्चे कोई अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, या उनको अवेयर करके कि इससे कैसे दूर रहना, और ऐसी कोई भी है जो इविल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, इनको रोकने के लिए जो भी मेरी तरफ से कोशिश होगी मैं जरूर करूँगी। थैंक यू। तो दूसरे दशक के जो छात्री है वो आपको एक वकील मिल गया, तो ये नोट करना है कि इनके नाम को दूसरे दशक के छात्री किस तरीके से आप इनकी मदद ले सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए भी आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि किस तरीके से जो यंग लोग हैं उनकी क्या मेंटालिटी रहती है बच्चों को लेके, या वो किस तरीके से उनके ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चों को लेके बनाते हैं पॉलिसीज वगैरह पर उनका एग्जीक्यूशन बहुत कम लेवल तक होता है। जैसा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो हमारा महिलाओं को लेके और यूथ अभी तक बच्चों को लेके ऐसा कुछ क्लासेस वगैरह नहीं हुई है। महिलाओं को अवेयर करने के लिए, युवाओं के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं। थैंक यू। और मुझे लगता है कि बच्चों की राइट्स को लेके जो हम काम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं हम पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच जो बाउंड्रीज बनाते हैं वो कई बाउंड्रीज हमें तोड़नी चाहिए। जैसे कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो हम आजू बाजू में देखते हैं, वो एटलीस्ट हम हमारे घर पे डिस्कस करें, तो उससे वो होगा कि जो हमारे घर में जनरेशनल गैप है पेरेंट्स के साथ, उनको भी पता चलेगा कि ऐसे कुछ लॉज है, ऐसे बात कर रहे हैं या हम किस बारे में काम कर रहे हैं, उनको जानकारी मिलेगी। आपके भाई बहन को भी पता चलेगा, और अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको जानकारी मिलेगी, और उससे क्या होगा, अवेयरनेस द लिस्ट आपकी फैमिली और आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में पहुँचती है, तो वो लोग आपके पास आ सकते हैं हेल्प मांगने के लिए। वो हमें करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी करना चाहिए, जो कि हो ही रहा है। पर कभी कभी बाउंड्रीज तोड़ के ऐसे हमें जो क्रिटिकल केसेस जैसे रेप, घर में हम बात नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बाहर हम कितना भी करें, प्रोफेशन है तो कर लेते हैं, पर घर में जब बात होती है तो हिचकिचाते हैं। पॉस्को हो गया, पॉक्सो के केसेस हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, तो बच्चों को अवेयर करना। जैसे मेरी 2 साल की नीचे पर उसको हमने सिखा दिया है गुड टच बैड टच, वो भी हमने गाने के हेल्प से सिखाया है। तो उसका अगर मन नहीं होता है, अगर हम बोल दे कि हाँ मिष्टी तुम हमें किसी दोगे क्या, तो वो ऐसे बोलती है नो टचिंग नो किसिंग। तो ऐसे जो भी हम अपने लेवल पे बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अडेप्ट होता है, उनका कॉग्निटिव जो होता है वो काफ़ी फास्ट डेवलप होता है और वो सीख भी जाते हैं। तो फैमिली, रिलेटिव, जो आपकी कम्युनिटी है, वहाँ से करके आप इंस्टीट्यूशन लेवल तक कैपेसिटी बिल्डिंग और जो भी चिल्ड्रन राइट के लिए आपको काम करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू।
हम लोगों को करना पड़ा, हमारी पढ़ाई बंद कर दी, स्कूल नहीं जाओगे, वो नहीं करोगे। फिर 8 तक भी हमारे गांव में स्कूल 8 तक पढ़ी। उसके बाद में खूब रोई, पापा पुलिस में है, पर दादी सर वगैरह वो कि नहीं वो लड़की भागती, वही झाप करती सर पे। उसके बाद में पापा ने कहा बेटा पढ़ना है तो घर पे पढ़ो। फिर पूरा एजुकेशन मैंने प्राइवेट किया, उसके बाद में मैं उप सरपंच बनी तो भी वो एक ही, हाँ हर जगह जाना होता, बस एक ही था कि क्या कि वो लड़की भाग गई, इसलिए कोई ना कोई साथ में रहता था। फिर मैंने महिला सशक्तिकरण में काम किया और शादी से पहले मेरे लॉ करने का था, तो फिर वही बंदिश थी, क्या पता लॉ करेगी लड़की, आगे वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। जी मैम, जब सरपंच की मैंने शादी करी, सरपंच का एक डर लगा था, करना पड़ा था मेरे को, वो क्या राजनीति से आई है, तो वो भी घर वालों का माहौल वैसा मिला। फिर उसके बाद मैंने महिला सशक्तिकरण में काम किया, फिर अब जाके मेरे लॉ जस्ट 23 में कंप्लीट हुई और इस फील्ड में आए हुए 1 महीना। तो मैम अब ये है कि मेरी मम्मी भी सरपंच है, तो मैं ये चाहती हूँ मैं हर ग्राम सभा अटेंड करूँ, हर गाँव। कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम रेप से रिलेटेड अगर कोई वर्ड कोई न्यूज़ है तो उसके साथ जो फोटो क्या लगा है, क्या फाइट बैक का लगा है कि कोई वुमेन है वो फाइट बैक कर रही है या शी इज देयर टू फाइट आउट, स्ट्रीट पे खड़ी है, तो उस तरह के भी कैरिकेचर्स बन सकते हैं। फोटो तो हम नहीं लगाते हैं, फोटो तो लगाना ही मना है, बट जिस तरह के कैरिकेचर्स या फिर जिस तरह के हम उसके इलस्ट्रेशंस लगाते हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब हर लेवल पे जब चेंज होगी तभी फिर हमें दिखेगा, लोग सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव मीडिया होगी, सेंसिटिव हमें बना पाएगी। यही 2-4 चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। ये तो मतलब कि सतत काम है और हम काम कर भी रहे हैं। जोधपुर में भी इसके पहले हमने एक वर्कशॉप किया था मीडिया के साथ और उनको भी बहुत ये लगा, क्योंकि वो भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम क्या लिख रहे हैं। उनके लिए भी आम सी बात थी और उनको लगता था कि दुष्कर्म लिख रहे हैं तो लोगों को ठीक लगेगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम हमने ये भी देखा कि जो रेप रिलेटेड न्यूज़ है वो तो बड़े छप जाते हैं, बट जो सज़ा मिलती है जब, तो वो न्यूज़ अंदर जाती है, छोटी सी आती है, उसको कोई देख ही नहीं पाता है कि क्या सज़ा मिली, सेकेंड थर्ड पेज। और मेरे दिमाग में एक भी चीज़ आ रही थी कि क्या पता जो छेड़छाड़ वर्ड है ये कहाँ तक जाती है, क्या पता ये जजमेंट में भी मतलब कि रिफ्लेक्ट करती है या फिर क्या उस समय भी दिमाग में रहती है, जजेस के दिमाग में चल जाती है कि अच्छा छेड़छाड़ ही वर्ड है। तो ये किस हद तक जाती है और कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और किसी के साथ किसी की जिंदगी बदल जाती है। मुझे जो इसमें लगता है कि पुलिस वाले भी उस तरीके से वो पर्टिकुलर वर्ड्स को सुनना नहीं चाहते कि जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है वो किस तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। एकदम सही। और दूसरा ये कि कोर्ट में जब बच्चा भी जाता है तो वो एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, वहाँ पे कोई फीमेल जज हो तो बेटर रहता है उनके लिए, वो भी नहीं है, अगर सारे मेल्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर उसमें बंद जाते हैं कि हमें सिर्फ यही बोलना है छेड़छाड़ हुई। अगर उनको अच्छे से समझाया जाता है तब तो फिर भी बच्चा खुल के बोलता है थोड़ा सा कि मेरे साथ ये कार्य हुआ और इस पर्सन ने किया ऐसा, जिसकी वजह से जजमेंट के अंदर फिर काफ़ी फर्क पड़ता है उसका। संजय, हम लोगों ने जो एक चीज में मैंने सबसे बड़ा चेंज आते हुए देखा है इंडिया में, वो है मेंस्ट्रुएशन। आज इतनी बहस आगे तक बढ़ी हुई है कि असेंबली में बात हो रही है और मिनिस्टर उस पर बोल रहे हैं और बहुत खुल के बात हो रही है। और ये मैं बता सकता हूँ पिछले 5 या 7 साल में ही हुआ है, ज्यादा उससे ज्यादा समय नहीं लगा हो। तो इस तरह की अगर कैंपेन की जरूरत है कि इस पे भी हम खुल के बात करें। सर जो जैसे मीडिया वाले सवाल पे मैं आ रहा था, जो पिक्चर दिखा रहे हैं अभी भी, अब जो भी लगा रहे हैं तो उसमें 2 बड़े से हाथ आदमी के और महिला के बिखरे हुए बाल और वो इतनी सुकड़ी सी और दबी हुई सी, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही चेंज होना चाहिए इस पे, क्योंकि हम अभी भी वही शो कर रहे हैं कि ये कमजोर है और वो आदमी है वो उसको बहुत फोर्स कर रहा है। तो मीडिया में अभी इस लेवल का अभी चेंज आया नहीं है कि वो कुछ लिखे नहीं, तब भी ये कह रहा है कि तुम कमजोर हो और हम पावरफुल। सही बात है, एकदम 100% मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ जिसमें लिखा जाता है कि इज्जत लूट गई, ठीक है, वही तो बात भाई इज्जत लूटी किसने, ठीक है, ये शब्द ही गलत है कि इज्जत लूट गई। ये शब्द आने से लगता है कि किसी को जन्म के साथ इज्जत दी गई है, किसी को जन्म के साथ
नहीं देगी भाई, लूटी तो पुरुष ने है ना। जो बेइज्जत है वो इज्जत वाला जो बेइज्जत है जो बेइज्जत है उसकी तो कोई लूटी नहीं, ठीक है। और जिसने कुछ किया ही नहीं उसकी कह रहे हैं कि इसकी इज्जत लूट गई, उसके साथ क्राइम हो गया, सब भी गलत है ना, वो इज्जत लूट गई। हमारे घर में चोरी हो गई और चोरी और किसने लिख दी इनकी इज्जत लूट गई, कैसा लगेगा सुबह पेपर में देखकर। वो है, लेकिन अगर उसको और व्यवस्थित तरीके से देखें तो जो महिलाओं के साथ चीजें होती है उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि इसकी इज्जत लूटो। भाई उसने तो कुछ लुटाया नहीं ना, वो तो अपनी व्यवस्थित थी, उसने कुछ प्रयास ही नहीं किया, कुछ चीजें की नहीं, लूटने वाला तो दूसरा व्यक्ति है। तो इज्जत तो शायद उसकी लूटी है जिसने गलत करते किया है। तो मेरे हिसाब से उसके नाम पे आना चाहिए कि इसने गलत करते किया है, गलत वो किया, लूटी तो उसकी तो नहीं है। तो वो शब्द भी खराब हो, समाज को भी गलत तरीके से ही उसकी समझ। यही हम लोग बोल रहे थे ना, एक चीज अपन समझे कि क्या था। ये सारे चीजों के जो ओरिजिन हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में ओरिजिन अलग है, और अगर आप ब्रिटिश का देखोगे न्यूज़पेपर तो उसका अलग है। जो बोले ना फोर्थ पिलर, तो ब्रिटिश का न्यूज़पेपर रियली फोर्थ पिलर है जो काम करता है। इंडिया में न्यूज़पेपर कैसे निकले, अखबार किस लिए निकाले गए थे, तो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अखबार लिखा। तो जी ऐसा हुआ, और एक लड़का उसमें से उसने पॉजिटिवली बोला सर मैं एक लड़के के बारे में जानता हूँ, वो तैयार हो रहा है शादी करने के लिए, उसका अगला स्टोरी छापूंगा कि ये पॉजिटिवली हुआ। तो मैंने बोला यार उस गाँव में जितनी लड़कियां हो सबको विक्टिमाइज कर दिया तुमने। वहाँ पानी नहीं है, लड़की की गलती है, लड़की ने पाप किया था कि पानी नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे कोई रहने वाला आदमी का गलती है जो सदियों से उसके माता पिता वहाँ रह रहे थे। तुम इस न्यूज को तो ऐसे भी छाप सकते थे कि हम चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, धरती पे ऐसे गांव हैं जहां पानी की अभी तक व्यवस्था नहीं पहुंची है। तो इस लैंग्वेज को तुम पॉजिटिवली चेंज तो कर सकते थे। लड़कियों की जगह लड़के भी लिख देता, लड़कों तो आप क्या है कि पूरे चीजों को कैसे, और हमको लगता है कि वो कभी कभी इंटेंशनली भी नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनइंटेंशनल और अनबायस अनकॉन्शियस बायसनेस है। हम नहीं जान रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी गलत बोल देते हैं और उसका बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है कि जब आप जहां पर भी न्यूज बना के दोगे, देखना है कि अगर कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो अपने लाइन में, आपका न्यूज आता ही आता है, चीजें छपती है जाती, आप बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि हम 3 आदमी को और विक्टिमाइज कर करके किसी आदमी का नाम रोशन करने के काम कर रहे हैं। तो वो देखने की जरूरत है उस एंगल से कि मेरा जो रिपोर्ट बन रहा है उसमें हम और उसको और बजाय जस्टिस देने के बजाय, न्याय देने के बजाय और उसको समाज में और नीचे गिरा दिए, और हम बोले कि देखो साहब ये औरत ऐसी ही थी। और ये बहुत सारे न्यूज आते हैं, अब पता नहीं जात पे न्यूज आते हैं, इस पे आते हैं कि इसका बच्चा ये बन गया, ये भाई आप बता सकते हो कि कितना स्ट्रगल करके बन गया और कहाँ से उठा है, बट आप चले आते हो तो उससे क्या है कि पूरी निगेटिवली न्यूज को आप हाईलाइट कर दो कि ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है अपना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में। वही बोले ना कि बच्चा वाला बहुत ज्यादा